हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल एग्जाम उत्तराखंड में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू क्लियर उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्री 2025। ठीक है। तो आज ये टॉपिक लेने का जो मकसद है वो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट को है जो कट ऑफ मार्क्स को पार करते करते रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे बात भी हुई और उन्होंने उन्होंने जब मुझसे पूछा भी कि सर ऐसा क्या है कि मैं कट ऑफ से 2-3 नंबर कम रह जाता हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ फिर भी कट ऑफ्स पार नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा कोई भी प्री क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि प्री एटलीस्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है ना, वो किस तरीके की है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसा होता है एक स्टूडेंट जिसने काफ़ी अच्छा खासा पढ़ लिया हो, ठीक है, बट क्या हो रहा है उसने अच्छा खासा पढ़ तो लिया है बट उसको क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करने की टेक्निक नहीं आ रही है। एक दूसरा स्टूडेंट होता है जिसने कम पढ़ा है, फिर भी वो क्या होता है क्वेश्चन को अच्छे खासे टैकल कर पाता है, क्वेश्चन को अच्छे खासे से टैकल कर पाता है और प्री भी क्लियर कर पाते हैं। तो देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक देखिए एक तो पढ़ना अलग चीज़ है, क्वेश्चन को टैकल करना अलग चीज़ है, और कितने क्वेश्चन करें आप कि आपका प्री भी निकल जाए। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अंत तक इसको ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है। तो सबसे पहले लोअर पीसेस की बात करते हैं। अब मैंने जैसे कि पहले भी बता रखा है 150 नंबर का पेपर है आपके पास। 100 आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे और 50 आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। ठीक है। तो देखिए अब 100 क्वेश्चन, देखिए आप 100 क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन है आपके पास। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाता है कि सर मिनिमम कितने क्वेश्चन किए जाए कि हमारा प्री पास हो जाए। तो मेरा मानना तो हमेशा यही है कि अगर आपके पास 150 क्वेश्चन है तो कम से कम 130 प्लस क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगर 130 प्लस क्वेश्चन आप करते हैं तभी जाके आप अपने आप को इन पाएंगे। ठीक है। अब देखिए पिछली बार की मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि जो कट ऑफ थी वो किस तरीके की थी। देखिए जो कट ऑफ थी, अगर जनरल की बात करें, ये मैं पेपर बता रहा हूँ आपको 2021 की बात कर रहा हूँ। जो कट ऑफ थी, जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ लोअर पीसेस की। देखिए जो कट ऑफ थी जनरल की 105 थी, ओबीसी की 105 थी, ईडब्ल्यूएस की 105 थी, एससी और एसटी की उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो 2021 का पेपर था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो बहुत ज़्यादा सरल था, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सरल था, सही बताऊँ तो। और उसमें अगर आप बात करेंगे ना, जो जनरल एप्टीट्यूड वाली बात थी, जो जनरल एप्टीट्यूड की बात करी थी, तो मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। मोस्टली क्या किए गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे कि मोस्टली डुएबल थे। तो 50 में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 40 तो ले आए थे मार्क्स। मतलब मोस्टली ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 40 तो मार ही दिए थे, जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी थी, और नहीं तो 35 प्लस तो कहीं नहीं गए। तो यहाँ पे तो क्या होता है ना कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो हाई जाने की संभावना अच्छी खासी बन जाती है। तो वहाँ पे उसी तरीके से हुआ था, तो जो कट ऑफ थी वो भी हाई चली गई थी। बट अगर मैं इस समय का पेपर अगर बताऊँ आपको कि जो पेपर आएगा तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि पिछली बार से थोड़ा सा टफ़र साइड पे आएगा। टफ़र इन द सेंस टफ़ बोल रहा हूँ तो इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ़ आए, बट पिछली बार से तो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल उसका बढ़ के आएगा, ये चीज़ मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था आपको कि मेरा जो अनुमान है, भले अभी पेपर नहीं हुआ है बट फिर भी मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि 98 प्लस -2 की कट ऑफ रहने वाली है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा से बता रहा हूँ। तो उस वजह से ये सारी चीज़ें, जो भी हम स्पेकुलेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 130 प्लस क्वेश्चन आपको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब 130 प्लस क्वेश्चन आप कर दोगे तब जाके आप अपने आप को इन पाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब बहुत सारी यहाँ पे अब बात करते हैं, जो मेन मुद्दे की बात है हमारी, कि सर ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो कट ऑफ पे जो बार बार हम कट ऑफ के पास पहुँच रहे हैं बट वी आर अनेबल टू क्लियर प्री एग्ज़ाम। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आपने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, आपने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट द मेन थिंग इज़ जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, उसको झेलना आना चाहिए। आपका माइंड सेट इस तरीके से होना चाहिए, माइंड सेट इस तरीके से होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कुछ भी हो जाए,
आप वहाँ पे विचलित ना हों, आप वहाँ पे स्ट्रेस ना लें, आप वहाँ पे ये ना सोचें कि यार मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको वहाँ पे थोड़ा-सा संयमित रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए एग्ज़ाम की जो सिचुएशन है ना, उसको हैंडल करना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे अपना जो टेम्परामेंट है वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम स्ट्रेस है आपका ना, जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर पेपर आपका सरल आता है, तब आपको ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है। पेपर टफ़ आता है, तो फिर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। देखिए आपने अच्छा खासा पढ़ा होगा, और अच्छा खासा जिस इंसान ने पढ़ा होता है उससे वहीं पे पता चल जाता है कि पेपर टफ़ है या पेपर ईज़ी है, ठीक है? और दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो ईज़ी हो, चाहे वो टफ़ हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको अपना जो माइंड है उसको बिल्कुल काम रखना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा खासा तो पढ़ लेते हैं, बट जब एग्ज़ाम की सिचुएशन होती है वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे दोनों चीज़ों में अपने आप को काम रखना है, ठीक है? अगर देखिए, अगर माना कि पेपर अगर टफ भी आ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, ये सोच के चलना है कि मैंने ठीक-ठाक पढ़ा है। अगर एग्ज़ाम में पेपर मुझे टफ लग रहा है, तो इट विल बी फॉर एवरीवन। जो टफ होगा वो सभी के लिए होगा, और उस हिसाब से अपने आप को क्या करना है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडैप्ट करना है, ठीक है? अगर पेपर ईज़ी है, तो उस हिसाब से आपको एक्साइट नहीं होना है, और बिल्कुल भी उस केस में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जब एग्ज़ाम पेपर ईज़ी है, तो वहाँ पे नेगेटिव होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते हैं। हम तो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन सरल है, ये हमको आता है, तो आधा ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और माइंड में हमारी एक इमेज बन जाती है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो इस तरीके से होता है। बट एग्जामिनर क्वेश्चन को इस तरीके से सेट करता है ना, एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है कि जो लास्ट वाला जो पैरा होता है ना, उसमें कुछ इस तरीके से लिख लेगा कि जो आप आंसर सोच रहे हैं वो आंसर ना होके दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट का कट ऑफ पे बार बार रुक जाता है, वो क्या चीज़ करते हैं, वो क्या ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जो कि ऐसे स्टूडेंट करते हैं जिनका प्री निकल जाता है। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है कि जब आपने कुछ क्वेश्चन कर दिए जो आपको आ तो रहे हैं, वो तो हर कोई कर लेता है, बट उन क्वेश्चन को भी टैकल करना उन क्वेश्चन को भी टैकल करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे। जो क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी आप उसको कर ले आओ, तब जाके हमेशा कट ऑफ क्या होती है, क्लियर होती है। हमेशा ध्यान में रखना। और वो होता है इंटेलिजेंस गेस से। वो होता है क्या, इंटेलिजेंट गेस से। और ये इंटेलिजेंट गेस कैसे लगता है, सर आपने बहुत सारा पढ़ा है, आपको इधर का भी नॉलेज है, उधर का भी नॉलेज है। उन सारे नॉलेज को क्या करना है, आपने वहाँ पे लगाना है। और जब वहाँ पे आप लगाओगे ना, तो किस तरीके से लगाना है, इंटेलिजेंट गेस लगाना है आपने। इंटेलिजेंस गेस अगर आप लगाओगे, तब जाके क्या होगा, हो सकता है आप 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, उसमें से 5 गलत चले जाए, 10 सही चले जाए, या अगर 7 भी सही चले जाते हैं ना, तब भी आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे। तब भी आप हमेशा क्या रहोगे, पॉजिटिव में रहोगे। और मान लीजिए जितने क्वेश्चन आपने करे हैं उसमें अगर आप 10 नंबर भी पॉजिटिव में रहोगे ना, तो यही आपको मेक एंड ब्रेक का काम कर ले जाएगी। लास्ट थिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ओएमआर सीट को भरना। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ, पढ़ना अलग चीज़ है, फॉर्म भरना अलग चीज़ है, पेपर देना अलग चीज़ है, और पेपर का जो स्ट्रेस है उसको झेलना, उसमें काम रहना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो सारी चीज़ों में आपको अच्छा होना पड़ेगा, तब जाके पेपर निकलेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, ओएमआर सीट हम टाइम से नहीं भरते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है आपको कि ओएमआर सीट कैसे बननी है। जब आप क्वेश्चन कर लोगे, उस क्वेश्चन के बाद आपको जो ठीक लगेंगे सारे क्वेश्चन, उसके बाद ओएमआर सीट भरनी है, फिर दोबारा से करना है, फिर उनमें से जो ठीक होंगे उनको ओएमआर सीट भरनी है। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज हर स्टेप पे ओएमआर सीट भरनी है।
और OMR सीट को हमेशा अच्छे से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन इवेलुएट होंगे वो आपके OMR सीट से होंगे। इस चीज़ को हमेशा से ध्यान में रखना है। तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि OMR सीट को अच्छे से भर देना है, और जो OMR सीट भरोगे वो लास्ट के लिए नहीं बचाने हैं। तो ऐसा मत सोचना कि यार लास्ट 15 मिनट में ना मैं OMR सीट भरूँगा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। आपको 1 घंटे के अंदर जैसे क्वेश्चन कर लिया आपने, SC क्वेश्चन कर लिया, और आपको लग रहा है कि यार 40 तो बिल्कुल सही हैं जो मैंने करे हैं, तो 40 OMR सीट में भर दो। उससे क्या होगा, लास्ट में हौच पौच नहीं होगी और आप OMR सीट अच्छे से भी भर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना। हम ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं, इंटेलिजेंट गेस। तो क्वेश्चनों में इंटेलिजेंस गेस कैसे लगाए जाते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो हो सकता है आप गलत हो। बट देखिए क्वेश्चन हमेशा, देखिए एक चीज़ होती है, जो क्वेश्चन कठिन बनाया जाता है ना, वो हमेशा क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, ऑप्शन क्वेश्चन को कठिन बना देते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, ऑप्शन, जो ऑप्शन होते हैं ना वो क्वेश्चन को कठिन बना लेते हैं। इस वाले स्टेटमेंट को हमेशा मेरे ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी उसको पढ़ना है, और उसके जो ऑप्शंस हैं उनको ज़रूर देखना है हमेशा। उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अब देखिए जैसे वर्ल्ड ओजोन डे है, और आपने सपोज सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा कि यार वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, आपने बोला यार मेरे को नहीं आता है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन मिस हो गया, क्योंकि इसके ऑप्शन इतने सरल बनाए गए हैं कि ये आप आसानी से कर सकते थे। अब देखिए कैसे, अब देखेंगे कि 30 जनवरी की बात करिए, तो देखिए 30 जनवरी को तो ओजोन डे नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, गांधी जी की डेथ हुई थी। अब ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर इस डेट पे ओजोन डे सेलिब्रेट होता तो ये हमें पक्का पता चलता, तो ये नहीं हो सकता इसका मतलब। ठीक है, फिर 21 अप्रैल अगर आपको याद होगा, तो इस दिन सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। अगर सिविल सर्विसेज डे के साथ अगर ओजोन डे भी मनाया जाता है तो आई थिंक हमें भी याद रहता, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से आप, ये मेरे गैस से आप अपने हिसाब से गैस लगा सकते हैं। फिर 25 दिसंबर की बात करते हैं। इस टाइम पे क्या होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के उस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर भी नहीं होगा। ये मेरे जो मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से मैं इंटेलिजेंस गेस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बचा क्या, 16 सितंबर, और 16 सितंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मेरा इंटेलिजेंस गेस है, जिस तरीके से मैंने इस सवाल को किया है उसी तरीके से आपका खुद का भी इंटेलिजेंस गेस हो सकता है। खुद से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सा नहीं हो सकता है ये चीज़ आप लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया यहाँ पे। ठीक है, और 16 सितंबर इसका सही आंसर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, और इसको किस तरीके से किया जा सकता है मैं आपको बता, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन अबाउट द 8 डिफरेंट फेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। ऐसा कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट है जिसने 8 डिफरेंट फेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्क के बारे में बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन अबाउट 8 डिफरेंट फेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्क की बात, तो एग्रीकल्चर वर्क की बात यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए दीपावंशम तो क्या है, ये बुद्धिज़्म का एक टेक्स्ट है। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से नहीं लिखा गया है, इस तरीके से कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि दीपावंशा के बारे में हमेशा जब भी बात होती है तो ये इस तरीके से नहीं लिखता है, तो ये मेरा गैस है। ठीक है, इसके अलावा मिलिंद पनो, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट टाइप का है, जब मिलिंद और नागार्जुन की आपस में क्वेश्चन आंसरें होते हैं, उसके जो आंसर हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, तो वो मिलिंद पनों में लिखे जाते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए और बी। ठीक है, ए और बी, और ए और बी में आप गैस लगा सकते हैं। जब आपके पास सिर्फ ए और बी दो ऑप्शन बच जाते हैं, 50-50 वाली बात हो जाती है, तो आप इसमें से एक गैस लगा सकते हैं। और मोस्टली क्या होगा, 5 लगाओगे ना, अगर 2 भी सही चले गए तब भी आप पॉजिटिव में रहोगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना आप। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से मैंने इसका आंसर लगाया लिया। ठीक है, इसका आंसर लगाया। फिर अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज बाय,
देखिए सबसे ज़्यादा ये कह रहा है कि मैक्सिमम कोस्टल इरोजन, जो कोस्ट का इरोजन होता है वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको वेव, टाइड, करंट और सुनामी दे रखी है। आप एक चीज़ देखिए, जो इरोजन होगा ना वो कैसे होगा, जो चीज़ बार बार चीज़ों को करती, देखिए एक कहावत है ना संस्कृत में, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, मतलब जब रस्सी बार बार उस पत्थर पे जाती है तब उस पे निशान पड़ जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से कोस्टल इरोजन भी होगा। देखिए जो सुनामी वेव्स हैं वो तो कभी कभी आती हैं, और सुनामी वेव कभी कभी आती है तो वो क्यों कोस्टल इरोजन करेगी भाई, वो तो पूरा ही विनाश कर देगी। तो सुनामी वेव्स तो नहीं हो सकती है कोस्टल इरोजन के लिए, ठीक है। इसके अलावा टाइड भी देखो कभी कभी आती है, ठीक है। और टाइड से क्या होता है, पानी ऊपर और नीचे होता है, तो इस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके अलावा करंट, करंट क्या होगा, करंट तो क्या होती है, कोल्ड करंट होती है, ठीक है, वार्म करंट होती है, वो तो ओशन के ऊपर ही जाते हैं, वो कोस्ट से थोड़ी टकराएगी, और कोस्ट से टकराती भी है तो बहुत कम ऐसी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए मैक्सिमम की बात करी है, वैसे तो सुनामी, करंट, टाइड इन सभी से कोस्टल इरोजन हो सकता है, बट व्हेन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मैक्सिमम कोस्टल इरोजन, तो इन्हीं ऐसे ही वर्ड्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हीं पे ही ध्यान देके आंसर्स को हमें निकालना होता है। तो वेव ऐसी चीज़ है जो बार बार कोस्ट से टकराती रहती है, कोस्ट से टकराती रहती है, और फिर क्लिफ बनते हैं, ठीक है। और कोस्ट का जब इरोजन होता है तो क्लिफ बनते हैं, तो धीरे धीरे कोस्टल क्या क्या होता है, इरोजन होते रहते हैं, किससे, वेव से। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोस्टल इरोजन किससे होता है, वेब से होता है। तो ये मेरे खुद के इंटेलिजेंस केस है, आपके खुद के हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके क्या क्या कौन से फंक्शन होते हैं, इनमें से कौन से फंक्शन नहीं है। देखिए नोट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी तरीके से मैं कह रहा था हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सैनिटेशन का काम लोकल गवर्नमेंट कर सकती है, पब्लिक हेल्थ भी देख सकती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस देख सकती है, पर यार लॉ एंड ऑर्डर का काम तो सॉरी पुलिस का है ना, तो ये काम क्यों करेगी, ये तो पुलिस का काम है। तो आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, तो देखिए दो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बोला, यहाँ पे जो हमने लिखा था ना वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दी कि एक तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंटेलिजेंस गेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज़ क्या बताया मैंने, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला था, इस स्टेटमेंट को नोट भी करके रख देना, क्वेश्चन इज नॉट अ टफ, आंसर्स मेक्स क्वेश्चन टफ, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा से ध्यान में रखना। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, उन पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए है जिनका कट ऑफ हमेशा रुक जाता है। मेरा आज की डेट में मैंने जितने भी पेपर दिए हैं उत्तराखंड का, आरओ का दिया है, लोअर पीसीएस का दिया है, अपर पीसीएस के दिए है, तीनों प्री निकाले, तीनों मेंस निकाले, और तीनों मतलब फाइनल में गया हूँ। आरओ की नौकरी भी करी है, भले लोअर पीसीएस ज्वाइन नहीं करा है, अपर पीसीएस भी निकाला है, सारे पेपर निकाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने यहाँ पे रखी है। यूपीएससी का भी मेरे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है इंटरव्यू तक का। तो इन सारी देखिए बहुत सारे पेपर निकाले हैं, यूपीएससी का 3 बार प्री निकाला है, 2 बार मेंस 3 बार मेंस निकाला है, 1 बार इंटरव्यू तक गए हैं। तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग द प्री एग्ज़ाम, ठीक है। तो आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों से आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप सपोज़ 100 जीएस के क्वेश्चन है, 100 में से आपको सपोज़ 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन तो आपको आते हैं, व्हाट अबाउट अदर 35 क्वेश्चन, अदर 35 क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर उस 35 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन भी कर ले आओ और 25 में से आपके 15 सही हो जाते हैं और 10 गलत हो जाते हैं, इवन देन यू विल बी इन अ पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है, यू विल गेट पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होता है इतना, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने जो समझाई आपको समझ में आ भी गई होंगी, और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस आपको, जिन चीज़ का एक्सपीरियंस आपको बताया है उस चीज़ का एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट भी हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये जो मैंने चैनल बनाया है ना, ये
ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर वेरी सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन, ठीक है, उनके लिए बनाया है मैंने। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है सिर्फ देखे जा रहा है, नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम ईयर, तो उनके लिए नहीं है मेरे पास, ठीक है। आई वांट दोज स्टूडेंट ओनली